कुछ भी आज का ये संवाददाता सम्मेलन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था उन तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जो प्रभावित करती हैं इस प्रदेश के आम आदमी को। परोक्ष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इतनी लचर, कुंठित और भयावह व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है कि आज एक आम आदमी की जान जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और निजी अस्पतालों में नहीं जा सकता, वो खतरे में है। और सैकड़ों जानें हर दिन यहाँ पर सिर्फ इसलिए जाया होती हैं क्योंकि यहाँ की गूंगी, बहरी और अंधी सरकार इतनी भी समझ, इतनी भी कुव्वत नहीं रखती कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था के पीछे के कारणों को समझ सके। सिलसिलेवार ढंग से हमने बात की थी। 4 अहम मुद्दे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कि आज यहाँ पर कई 100 डॉक्टर्स को पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ कई सालों से ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन सरकार ने इस पर जरा भी गौर नहीं किया कि वो कारण क्या थे जिनकी वजह से वो डॉक्टर्स जो है उन्होंने ड्यूटीज़ ज्वाइन नहीं की। इस पर हमने बड़ा विस्तृत ढंग से बताया कि 4 ऐसे देश हैं जहां से जो बच्चे MBBS करके आते हैं उनकी परसेंटेज, औसत परसेंटेज जो है 70 से 75% होती है। और जब उनको यहाँ पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, यानी FMGE देना पड़ता है, तो उनके वही नंबर उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई कर देते हैं, जबकि उनके पास ना तो प्रैक्टिकली मरीजों को ट्रीट करने का मौका मिलता है, ना उनको उतना अनुभव होता है। ठीक इसी तरीके से हमने SRO 83 की बात की, जिसके तहत यहाँ पे डॉक्टर्स को अडहॉक बेस पे लगाया जाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय नहीं होती। तीसरी बात हमने की थी कि स्कीम जो इसी प्रदेश का अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन है, जम्मू मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है? और वहाँ पे जब एक रूटीन सुबह राउंड अप होता है तो वहाँ पे तमाम सुविधाओं के डॉक्टर्स, यानी नेफ्रो का, कार्डियो का, आर्थो का, HOD मेडिसिन के साथ होते हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि आज एक पेशेंट जिसको दिल की प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ अगर उसको नेफ्रोलॉजी का नुक्स निकलता है तो उसे मेडिकल कॉलेज से उठा के स्ट्रेचर के ऊपर सुपर स्पेशलिटी लेके जाना पड़ता है। जिस फ्लाईओवर की इन्होंने बात की थी वो आज तक नहीं बना पाए। तो ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जुड़े हैं इन अस्पतालों की कुव्यवस्था पर और वो रेफरल पॉलिसी पर, जिसकी वजह से मरीजों की जान रास्ते में ही चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स की तैनाती जो है, जेन्युइन डॉक्टर्स की तैनाती जो है, वो इन अस्पतालों में नहीं होती जो आउटर पैराफेरीज में है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इस मामले पे कड़ा संज्ञान ले। जो अक्सर दावे करती है, दम भरती है, खम ठोक कर कहती है कि वो लोगों के हितों में काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अस्पतालों की मौजूदा स्थिति बताती है कि आज किस तरीके के माहौल में हमारे आम लोग जी रहे हैं। क्या सीनियर डॉक्टर का दायित्व बस इतना ही है कि सुबह आके एक रोल करना है, उसके बाद वो दिखते नहीं है? सारा हॉस्पिटल तो जूनियर्स के सर पे है। देखिए, इस बात को, इसके बुनियादी कारण को समझना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ है? जैसे मैंने पहले कहा, होता क्या है कि आपका एक विजन होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताऊंगा, ये पॉइंट बड़ा मैटर करता है। फास्ट ट्रैक OPD का आपने देखा, होता क्या है कि एक डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में बैठता है, उसके पास अगर 500 मरीज आते हैं तो 1 महीने के बाद 500 में से 250 या 300 मरीज उसके क्लिनिक में आना शुरू कर देते हैं। और वो डॉक्टर इसलिए वहाँ बैठा है क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस उससे प्रभावित ना हो। दिक्कत वहीं पे है कि यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे डॉक्टर्स लगाए गए हैं और डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन नहीं की गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को मोटिवेट करके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बुलाते हैं। मेरा सवाल फिर वहीं पे है, क्या सीनियर डॉक्टर जितने भी हैं उनका बस इतना ही फर्ज है कि वो सुबह आए, एक रोल करके चले, पूरा दिन इमरजेंसी से लेके जितने भी हॉस्पिटल की सेवाएं हैं वो सारी जूनियर्स के सर पे? मैं वही बता रहा हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस बात का जो बुनियादी कारण है, मैंने अभी बताया, एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस है, दूसरा सबसे बड़ा कारण एडहॉक बेस पे डॉक्टर्स की तैनाती है। जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, जब तक डॉक्टर्स की, आज सिर्फ HOD की प्रैक्टिस बैन है, जब तक डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन नहीं होती, जब तक इन अस्पतालों के अंदर जैसे SRO 83 के तहत डॉक्टर्स की भर्ती की गई और आज वो जो 100 से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती थे उनमें से 8 से 10 डॉक्टर ही आज सुपर स्पेशलिटी में बचे हैं, तो इन डॉक्टर्स की जेन्युइनली तैनाती, सरकार का इस पर कड़ा संज्ञान, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, सीरियसली नहीं कर रहे हैं, उनसे जवाबदेही
तय करना सरकार की कौन जिम्मेदारी। से 4 देश हैं जहां से बच्चे डिग्री लेकर आते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है? मैं बता रहा हूँ, उसमें रूस है, चीन है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान जैसा देश। अब आर्थिक व्यवस्था एक बच्चे की बढ़िया है, लेकिन वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो 50, 60, 70 लाख या 1 करोड़ रुपए तक खर्च करके बच्चे को वहाँ से MBBS करवा लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, MBBS करने के बाद उसे यहाँ आके वो FMGE का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन में इन डॉक्टर्स का इंटरव्यू होता है तो वो जो परसेंटेज उन्होंने वहाँ पे कॉलेज रैकेट के दौरान ली है, उस परसेंटेज के ऊपर डॉक्टर्स की तैनाती होती है। अब जो बच्चा यहाँ से जिसने MBBS किया है, जिसकी औसत 50 से 55% है, उस बच्चे को मौका नहीं मिलता। उन डॉक्टर्स को मिल जाता है जिनके पास ना तो अनुभव होता है, ना जिनको कभी पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली रूबरू होके उनके ट्रीटमेंट का मौका मिला। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो इस विषय को किस तरीके से लेकर चले? निहायत संजीदगी से। एक बुनियादी कारण, मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है, आज मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर करोड़ों रुपया अपनी आयुष्मान योजना के ऊपर खर्च किया, ताकि वो ये बता सके कि उसने किस तरीके से लोगों को 5-5 लाख रुपया जो है वो उनके इंश्योरेंस कवर में दिया। लेकिन क्या सरकार ने एक बार भी सोचा कि अगर 10 लाख लोगों का ऑपरेशन एक साल में हुआ तो सर्वाइवल रेट क्या है? उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी आपके इलाके मोहल्ले में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जी, फला आदमी के दिल में सुराग था। तो ये जो वॉल्व्स की प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेशन 10 साल की उम्र तक होता है। तो हुआ क्या, जो व्यक्ति गरीब था, जो व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, उसने जब उसको आयुष्मान कार्ड मिला तो डॉक्टर को जबरदस्ती बोला कि मेरा ऑपरेशन कर दो। नतीजतन ऑपरेशन थिएटर पर ऐसे पेशेंट्स ने दम तोड़ दिया। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हैं। दूसरा, आयुष्मान कार्ड पे आज बड़े सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनको पेमेंट नहीं हुई और वो आज मरीजों को ले नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमारी पार्टी ना केवल संजीदगी से काम कर रही है, मैं एश्योर करना चाहता हूं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई तो ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं का बिगड़ा हुआ ताना बाना है, हम शुरुआत करते हैं उड़ी वाले, में नाम भूल रहा हूं, जो हमारे वो ताज मइनुद्दीन से लेकर, चाहे वो चौधरी लाल सिंह थे, चाहे बाली भगत थे, इन्होंने संजोग फार्मेसी को यहां लाकर बिठाया और जिन मरीजों की चमड़ी, जिन तीमारदारों की चमड़ी कल अस्पतालों के बाहर छीली जाती थी, उन्हीं को उन्होंने अस्पताल के अंदर बिठा दिया। 1100 रुपए का डायलाइजर 1250 रुपए का बिकता है। कोई सवाल, कोई जवाबदेही तय की गई? नहीं। सवाल यह है कि जब तक हम लोग इस मामले को समझेंगे नहीं, आम आदमी इस पूरी व्यवस्था को संजीदगी से देखेगा नहीं, इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे और बेशकीमती इंसानी जानें जाया होती रहेंगी।